मेरा नाम सोनी है। मैं जो भी कपड़े खरीद कर लाती तो मेरा पति उन्हें फाड़ देता और फिर रिक्वेस्ट करता कि यह कपड़े पहनकर तुम मेरी मम्मी के साथ चली जाओ और कुछ देर बाद ही वापस आ जाना। मुझे पता नहीं होता था कि मेरी सास मुझे कहाँ लेकर जाती है। एक दिन मैं अपने पति की बात आसानी से मान गई और जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जब भी मेरी सास मुझे अपने साथ लेकर जाती तो वहश मेरी आंखों पर पट्टी बांध दिया करती थी और सख्ती से मना कर देती थी कि अपनी आंखों को खोलकर मत देखना और ना ही इस पट्टी को हटाना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा पति तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल देगा। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी, इसलिए अपनी सास और पति के हर बात को मान लिया करती थी। अब हर दिन मेरी सास और मेरे पति मेरी आंखों पर कपड़ा बांधकर मुझे अपने साथ किसी अनजान जगह पर ले जाते थे, जहां पर मुझे बहुत सारा शोर सुनाई देता था। एक दिन मैंने अपने पति से छुपकर अपनी आंखों पर बंधी पट्टी में छोटे छोटे सुराख कर लिए और फिर जब उस पट्टी को बांधकर मैं अपनी सास के साथ चली गई। जैसे ही मैं उस जगह पर पहुंची तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि यहां पर तो मेरी शादी राहुल के साथ 2 महीने पहले ही हुई थी। हम दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। राहुल से शादी मेरी मर्जी के हिसाब से हुई थी। हालांकि राहुल मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। वह मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहता था, यह मैं समझ नहीं पाई थी। राहुल मेरा क्लासमेट था। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। मैं जानती थी कि वह मुझे पसंद करता है, तो जाहिर सी बात है, पसंद करने वाला इंसान शादी भी करना चाहता है। लेकिन राहुल ने कभी मुझे शादी के लिए प्रपोज ही नहीं किया था। वह सिर्फ कहता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं और तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानता हूं, बाकी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरी समझ में नहीं आता था कि वह इस तरह की बातें क्यों करता है। मैं दिल ही दिल में उसको बहुत प्यार करने लगी थी। मेरे दिल में राहुल के लिए बहुत सारी फीलिंग्स जाग उठी थीं। एक दिन जब मैं कॉलेज से घर आई तो मैंने देखा कि मुझे देखने के लिए लड़के वाले आए हुए थे। मुझे जब यह बात पता चली तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि मैं इस लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी। मेरी मोहब्बत तो राहुल से ही जुड़ी हुई थी, इसलिए मैं उसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी। मैंने उन लोगों के जाते ही राहुल को कॉल की और उसे सब कुछ बता दिया। राहुल ने कहा कि इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। तुम अपने पेरेंट्स के कहने के मुताबिक शादी कर लो, वह लोग तुम्हारा भला ही सोचेंगे। मैंने राहुल से कहा, मेरा भला और बुरा सब कुछ तुम्हारे ही साथ है। तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो बताओ, और अगर नहीं करनी तो मैं सुसाइड कर लूंगी, क्योंकि मैं राहुल की दीवानी हो चुकी थी। राहुल मेरी इस बात से डर गया और उसने कहा कि तुम ऐसा वैसा कोई भी कदम नहीं उठाओगी। मैं आज ही घर जाकर इस बारे में अपनी मम्मी से बात करता हूँ। मैंने राहुल से कहा, तुम्हारे पास सिर्फ रात तक का ही टाइम है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को लड़के वालों को भी जवाब देना है, और वो लोग जब आप सिर्फ तभी दे पाएंगे जब मैं उनको जवाब दूंगी। इसीलिए तुम मुझे जल्द से जल्द जवाब दो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं, और सोच लेना कि मुझे जवाब सिर्फ हाँ में ही चाहिए। अगर तुमने इनकार किया तो फिर मेरी मौत के जिम्मेदार तुम ही बनोगे। मेरी बात सुनकर राहुल घबरा गया था। उसने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं रात को ही तुम्हें कॉल करता हूं। मुझे अब रात होने का इंतजार था कि कब राहुल की कॉल आए और मुझे उसका जवाब मिले। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि राहुल का जवाब हाँ में ही आना चाहिए। मुझे राहुल के कॉल का इंतजार करते हुए रात के 12 बज गए थे, लेकिन अभी तक उसका कॉल नहीं आया था, जबकि राहुल का कहना था कि वह 11 बजे तक ही सो जाता है। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही थी। हार मानकर मैंने फिर 1 बजे रात को खुद ही उसे कॉल की, क्योंकि मैं उससे बात करने के लिए बेचैन हो रही थी। मेरी पहली कॉल पर ही उसने मेरी कॉल रिसीव कर ली। मैंने राहुल से कहा, तुम कहाँ हो? तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? अभी तक मैं कितनी देर से तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रही हूं। कॉल पर राहुल की आवाज बहुत ही घबराई हुई निकल रही थी। उसने कहा कि मुझे माफ कर दो सोनी, मेरी मम्मी हम दोनों की शादी के लिए नहीं मान रही हैं। मैंने कहा, लेकिन तुम्हारी मम्मी शादी के लिए क्यों नहीं मान रही है? मुझ में क्या प्रॉब्लम है? मैं अच्छी खासी खूबसूरत हूं। राहुल कहने लगा, बस ऐसे ही नहीं मान रही हैं। मेरे दिमाग पर तो मोहब्बत का जुनून सवार था, इसलिए मैंने गुस्से में आकर राहुल की कॉल कट कर दी और उसे कहा कि अब तुम देखो मैं क्या करती हूं। मैंने राहुल की खातिर अपने हाथ की नस काट ली थी। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में थी। राहुल को कब और कैसे पता चल गया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। जब मेरी आंख खुली
और मैं होश में आई तो मैंने अपने सामने राहुल और उसकी मम्मी को देखा था। मेरे घर वालों ने मुझे इस बात पर बहुत डांट लगाई थी कि एक बार मैं उनको यह सब कुछ बता देती तो शायद मुझे इस सब से नहीं गुजरना पड़ता। फिर राहुल की मम्मी मेरे घर रिश्ता लेकर आ गई थीं और मैं अपने प्लान में कामयाब हो गई थी। खुशी खुशी दोनों परिवारों ने मिलकर मेरी शादी जैसे तैसे राहुल के साथ कर दी थी। मेरी शादी को अभी 1 ही महीना गुजरा था कि मौसम ने करवट ले ली थी। अचानक ही इस कदर गर्मी पड़ने लगी थी कि सब ने ही अपने गर्मियों वाले कपड़े निकाल लिए थे। मेरी ससुराल में मेरी सास और 2 नन्नदें थीं। मेरे माता पिता गरीब लोग थे। उन्होंने मेरी शादी सिर्फ नॉर्मल तरीके से ही की थी। राहुल भी इसी तरह की फैमिली से बिलोंग करता था। उसकी भी सिर्फ मामूली सी सैलरी थी। हम दोनों की शादी से किस लिए इनकार किया था, इस बात का मुझे कभी पता नहीं चल सका था और ना ही मैंने दोबारा राहुल से इस बारे में पूछने की कोशिश की थी। मेरे पति का घर बस छोटा सा ही था और वह अपने घर में अकेला ही कमाने वाला था। उसके ऊपर अपनी माँ और दोनों बहनों की जिम्मेदारी थी। अब तो उसके ऊपर मेरी भी जिम्मेदारी आ गई थी। मेरी बड़ी ननद का तो रिश्ता भी लगा हुआ था और उसकी एंगेजमेंट भी हो चुकी थी। अगले 1 साल बाद उसकी शादी है। वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती थी और मेरी बहुत इज्जत करने वाली लड़की थी। मेरी उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, मगर मैं राहुल की जगह तो उसे नहीं दे सकती थी ना, क्योंकि मेरे पति ने मुझे शॉपिंग करने के लिए थोड़े से पैसे दिए थे और कहा था कि तुम मेरी बहन के साथ चली जाना। लेकिन मैं राहुल से जिद की कि तुम ही मुझे मार्केट लेकर चलो, मुझे तुम्हारे साथ ही शॉपिंग पर जाना है। वो मेरी बात पर हंसने लगे थे और कहने लगे, तुम बात को समझने की कोशिश करो, मुझे लड़कियों के कपड़ों के बारे में कुछ नहीं पता है। तुमने अगर मुझसे वहां एडवाइस मांग ली तो मैं क्या करूंगा? तुम आकांक्षा को अपने साथ ले जाओ, उसकी पसंद बहुत अच्छी है। वैसे भी उसके साथ तुम्हारी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। बात तो राहुल की भी बिल्कुल ठीक थी, इसलिए मैं उनकी बात मान गई थी, लेकिन उनसे प्रॉमिस लेना नहीं भूली थी कि वह मुझे रात का डिनर बाहर ही करवाएंगे। राहुल राजी तो हो गए थे, लेकिन उनके चेहरे पर मुझे कुछ परेशानी नजर आ रही थी। मैंने उनकी परेशानी की वजह नहीं पूछी थी, क्योंकि मुझे मार्केट जाना था। इसलिए मैंने अपनी ननद आरती को साथ लिया और मैं उसके साथ मार्केट शॉपिंग करने के लिए चली गई थी। मेरे पति ने मुझे 2 सूट लाने के लिए पैसे दिए थे। मैंने 2 ही सूट ले लिए थे। मैंने अपनी ननद को खुश करने के लिए उसे चूड़ियां दिलवा दी थीं। वह चूड़ियां लेकर खुश हो गई थी, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि मैं अपनी ननद को भी कपड़े दिलवा सकती। वो मुझसे बहुत इम्प्रेस हुई थी। वह कहने लगी, भाभी, आप तो दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी हो। मैं उसकी बात सुनकर खुश हो गई थी। मैं चाहती थी कि मैं अपने ससुराल में जल्दी अपनी जगह बना लूं। मेरा पति पढ़ा लिखा था और बहुत ही स्मार्ट था। उसकी इसी स्मार्ट पर तो मैं फिदा हो गई थी। उसकी आदत भी बहुत अच्छी थी। वह मुझसे बहुत प्यार करता था। मैं चाहती थी कि मैं राहुल से इतना प्यार करूं कि उसे मेरे बिना रहने की आदत ही ना हो। जब मैं घर आई और खुशी खुशी मैंने अपने कपड़े अपने पति को दिखाए तो उन्हें बहुत पसंद आए। अपने पति को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी मेहनत पूरी हो गई है। मेरे पति कमरे में आ गए थे। मैं भी उनके पीछे पीछे ही कमरे में आ गई थी। फिर मैंने उन कपड़ों में से एक सूट निकालकर पहन लिया और मैं अच्छे से तैयार हो गई। फिर मैंने अपने पति से कहा कि चलो चलते हैं। मेरा पति मुझे देखकर हैरान हो गया और कहने लगा कि कहाँ चलना है। मैंने कहा, क्या आप अपना वादा भूल गए हो? हम दोनों को रात का डिनर घर के बाहर ही करना था। आपने मुझसे वादा किया था। मेरे पति ने कहा, अच्छा, मुझे याद आ गया। आधे घंटे में चलते हैं। मैं अभी बाहर से होकर आता हूं। मेरे पति न जाने आधे घंटे कहकर कहाँ चले गए थे। मैं उनका काफी देर तक इंतजार करती रही। वह आधा घंटा नहीं, बल्कि पूरे 2.5 घंटे बाद घर के अंदर आए थे। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। रात के 9 बजे थे। उसके बाद हम दोनों मिलकर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए। वहां पर हमने खाना खाने के बाद आइसक्रीम भी खाई। उसके बाद खूब मस्ती किया। मेरा पति गरीब जरूर था, लेकिन मेरी हर ख्वाहिश को पूरी करता था। रात को 12 बजे से पहले ही हम लोग घर पर आ गए थे। मैंने अपने नए कपड़े उतार दिए और उसके बाद पुराने कपड़े पहन लिए थे। लेकिन अगले दिन जब मैं अपने नए कपड़े बाथरूम में लेने के लिए गई, तो यह देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी कि मेरे जितने भी नए कपड़े थे जो मैं कल लेकर आई थी, वह कैंची से कटे हुए थे। उसमें जगह जगह कट के निशान लगे हुए थे। मेरी तो उन कपड़ों को देखकर आंखें फटी की फटी रह गई थीं। फिर मैं अपना दूसरा वाला सूट देखा
तो वह भी इसी तरह से कटा हुआ था। मैंने अपने पति से कहा कि अगर आपको मेरे कपड़े पसंद नहीं आए थे तो आप मुझे बता देते, मैं कपड़े चेंज कर लाती, लेकिन आपको कपड़ों की इस तरह की हालत करने की क्या जरूरत थी। मैं तो यही समझ रही थी कि राहुल को मेरे कपड़े पसंद नहीं आए, तभी तो उन्होंने कपड़ों के साथ ऐसा सुलूक किया। अलमारी में मेरे बाकी के कपड़े भी पड़े हुए थे, वह सारे भी कहीं न कहीं से कटे हुए थे। अब मेरे पास पहनने के लिए सिर्फ वही सूट था जो मैं पहने हुई थी। सारे ही कपड़े कहीं न कहीं से कटे हुए थे। मुझे अपने पति का यह सब कुछ करना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मैं तो अपना सर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी थी कि अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े ही नहीं बचे। मेरे पति खामोश हुए खड़े थे, वह तो कुछ कह ही नहीं रहे थे। मैं फौरन अपनी सास के कमरे में चली गई और उनको अपने कपड़े दिखाई। मेरी सास ने कहा, तुम्हारे कपड़ों की हालत मैंने की है। मैं अपनी सास की यह बात सुनकर चौंक गई थी। उन्होंने कहा, रात को यही वाले कपड़े पहनकर तैयार हो जाना, हमें एक जगह पर जाना है। मेरी यह बात समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा, मैं यह कपड़े पहनकर कहाँ जाऊंगी? कपड़े पहनने लायक ही नहीं है, और आपने मेरे कपड़ों की यह हालत क्यों की है? आपको पता है कि इनमें से कोई भी कपड़ा अब पहनने के लिए नहीं बचा है। मेरी सास कहने लगी, अभी मैं थोड़ी बिजी हूं, इस बारे में तुमसे बाद में बात करूंगी। मैं रोती हुई अपने कमरे में आ गई थी। जैसे ही मैं कमरे में आई तो मेरा पति कमरे में मौजूद नहीं था, वह भी घर से बाहर चले गए थे। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस घर में आखिर हो क्या रहा है। मैं सारा दिन अपने कपड़ों की वजह से परेशान रही और रोती रही थी। मैंने टेंशन की वजह से खाना भी नहीं खाया था और ना ही मेरे पति ने दोपहर का खाना खाया था। वह तो घर से जब से गए थे, घर के अंदर दोबारा आए ही नहीं थे। इसी तरह से शाम का टाइम हो गया। मेरी सास जल्दी से मेरे कमरे में आई और कहने लगी, बहू ये कपड़े पहन लो, उठो जल्दी करो, हमें कहीं जाना है। मैंने तुम्हें सुबह बताया था ना? मैंने अपनी सास से कहा, ये आप मुझसे किस तरह का मजाक कर रही है? ये कटे फटे कपड़े पहनकर मैं कहाँ जाऊंगी? मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकती। उन्होंने जल्दी से कटा फटा सूट निकालकर मेरे हाथ पर रखा और कहने लगी, जल्दी से कपड़े पहनो, जैसा मैं कह रही हूं वही करो। मैं अपनी सास के चेहरे को देखती रह गई थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि वह किस तरह की बातें कर रही हैं। मैं बड़ी हैरानी और अफसोस के साथ अपनी सास से कहने लगी, माँ जी, मैं ये कपड़े कैसे पहनूंगी? वह एकदम ही गुस्से में आ गई थी और कहने लगी, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आती, ये सब मैं नहीं जानती। बस तुमसे जैसा कहा है वैसा ही करो। मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, इन कपड़ों को पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ और बाहर आ जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी सास की बातें सुनकर मैं मजबूर हो गई थी और उन कपड़ों को बाथरूम में पहनने के लिए चली गई थी। मैं बुरी तरह से रोने लग गई थी कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। शादी के 1 महीने बाद ही मुझसे मेरी खुशियां छीन ली गई थीं। मैं अपनी सास के डर से जल्दी से वह कपड़े पहनकर बाहर आ गई थी। जब मैं बाहर आई तो यह देखकर मैं हैरान रह गई कि मेरा पति भी वहां पर खड़ा था। मैंने अपने पति को रोती हुई नजरों से देखा और उनसे शिकायत करने जैसा चेहरा बना लिया। वह मेरी बात को समझ गए थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा और खामोश ही खड़े रहे। मुझे देखकर मेरी सास मुस्कुराने लगी थी, जबकि मैं रोती चली जा रही थी। मेरी सास ने मेरे पति से कहा, राहुल जाकर पट्टी लेकर आओ। मेरी समझ में नहीं आया था कि वह किस पट्टी की बात कर रही है। पहले तो मेरे पति ने उन्हें सर हिलाकर इनकार कर दिया, लेकिन फिर जब मेरी सास ने उन्हें घूर कर देखा तो वह काले रंग की एक पट्टी लेकर आ गए। मेरी सास ने मुझे देखकर कहा, ऐसे नहीं रोते हैं बेटा, ये आंसू पोंछ लो और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आओ। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला। मैं मुस्कुराने लगी तो मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझसे कहा, आओ मेरे साथ चलो। फिर बाहर आंगन में जाते ही मेरी सास ने मेरी आंखों पर वह काले रंग वाली पट्टी बांध दी। मैंने कहा, आप मेरी आंखों पर यह पट्टी क्यों बांध रही हो? मेरी सास ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर मेरे करीब आकर मेरे कान में कहने लगी कि, बहू, तुम्हें यह पट्टी नहीं खोलनी है। अगर तुमने पट्टी खोलने की कोशिश की तो तुम्हारा पति तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल देगा। मैं अपनी सास के मुंह से यह बात सुनकर हैरान रह गई थी और फिर इस काम को मजबूरी में करने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि मैंने अपने पति को पाने के लिए न जाने कितनी परेशानी झेली थी। मेरी सास, जो कि हमारी शादी के लिए मान नहीं रही थी, तो इसलिए अब मुझे अपनी सास का हर कहना मानना पड़ेगा।
मेरा दिल बुरी तरह से मजबूर होकर रह गया था। मुझे कुछ भी तो अच्छा नहीं लग रहा था। फिर ये कपड़े हर तरफ से कटे फटे हुए थे, कई जगह पर तो छेद हो रहे थे। मैं ऐसे कपड़ों में कैसे घर से बाहर निकल सकती थी? लेकिन अपनी सास का हुक्म मानना मेरी बहुत बड़ी मजबूरी बन चुका था। मैंने भगवान का नाम लिया और जाने के लिए तैयार हो गई थी। मेरी सास मुझे पैदल ही कहीं पर लेकर जा रही थी। मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़ रखा था, क्योंकि मेरी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई थी। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हम लोग काफी दूर तक चलकर आ गए थे। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ एहसास होने लगा, जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग हैं। मैं महसूस कर सकती थी कि मैं किसी भीड़ वाली जगह पर खड़ी हुई हूं। थोड़ी देर के बाद मेरी सास ने मुझे बैठने के लिए कहा था। उसके बाद मैं एक जगह पर बैठ गई, क्योंकि पैदल चलते चलते मेरी हालत खराब हो गई थी। न जाने मेरी सास मुझे किस नर्क में लेकर आ गई थी। आधे घंटा बाद मेरी सास ने मुझे फिर से पैदल चलने के लिए कहा, और फिर हम दूसरी जगह पर आ गए थे। इस जगह पर भी चारों तरफ मेरे कानों में शोर ही शोर पड़ रहा था। इस वाली जगह पर तो इतना शोर था कि चारों तरफ से मुझे गाड़ियों की आवाज आ रही थी, और मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिए थे। मेरी सास ने मुझे कहा था कि तुम्हें बोलना नहीं है, इसलिए उनके कहने के मुताबिक मैंने अपनी आवाज को बंद ही किया हुआ था। यहां पर भी मेरी सास ने मुझे जमीन पर बैठने के लिए कहा, तो मैं बैठ गई थी। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरी सास ने मुझे बीच सड़क पर क्यों बैठा दिया है, क्योंकि मुझे ट्रैफिक की आवाज आ रही थी, जिससे मैंने अंदाजा लगा लिया था कि आसपास से गाड़ियां गुजर रही हैं। इसका मतलब मेरी सास मुझे कहीं खुली जगह पर लेकर आई थी। मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरे साथ जो भी हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। मगर मैं क्या करती? मैं मजबूर हो गई थी। हम वहां पर 1-2 घंटा गुजार कर वापस चलने लगे थे। मैंने आवाजों को पहचानने की कोशिश की थी, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं किस जगह पर आई हूं, मगर मैं नाकाम रखी थी। यह तो पक्का था कि यह कोई रास्ता था। मैं जब घर पहुंची तो मेरी सास ने मेरी आंखों से पट्टी हटा दी थी, और फिर मुझे मेरे कमरे में जाने के लिए कह दिया था। मैं जैसे ही अपने कमरे में आई तो मैंने देखा कि मेरा पति अपना सर झुकाए हुए बेड पर बैठा हुआ था। मैं जैसे ही बेड पर बैठी तो मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी, इसलिए थोड़ी देर के बाद मैं लेट गई थी। मैंने अपने पति से कोई बात नहीं की थी, क्योंकि मैं उससे बहुत ज्यादा नाराज थी। उसने मुझे देखते ही मेरी टांगें दबाना शुरू कर दी थी। मैं उसके ऐसे बिहेवियर से बहुत परेशान हो चुकी थी। मैंने अपने पति को पैर दबाने से मना नहीं किया, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। पैर दबवाने से मुझे कुछ सुकून मिल गया था। मेरे पति ने देखा कि मैं उनसे बात नहीं कर रही हूं, तो वह कहने लगे, सोनी, आज जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। कल मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले चलूंगा। तुम अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े खरीद लेना। मैंने पैर जल्दी से पीछे किए और कहने लगी, ताकि आपकी मम्मी फिर से मेरे कपड़ों को काट दें। मेरी बात पर मेरे पति ने अपना सर झुका लिया था, और वह कहने लगे, सोनी, तुम आराम करो। तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। अपने पैर इधर करो, मैं दबा देता हूं। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी तसल्ली की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस टाइम अपने पति से कोई बात नहीं करना चाहती थी, और ना ही उसका चेहरा देखना चाहती थी, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तो राहुल पर ही आ रहा था। उसकी माँ कुछ भी कर रही थी, वह कुछ भी नहीं बोला और खामोशी से उनका कहना मानता रहा था। इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और सो गई। मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी, इसीलिए मुझे जल्दी नींद आ गई थी। 1 घंटे बाद ही मेरी नींद खुल गई थी, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था। मुझे भूख लग रही थी। इन लोगों ने मेरी नींद और चैन तो छीन ही लिया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि अभी तो यह शुरुआत है, आगे तो और भी बहुत मुश्किल वक्त आना है। अगले दिन राहुल ने अपने ऑफिस की छुट्टी कर ली थी, और वह जबरदस्ती मुझे मार्केट लेकर चला गया। मगर मैं एक जगह आराम से बैठी रही थी। मैंने किसी भी तरह का कोई रिएक्ट नहीं किया। मेरे पति ने खुद ही अपनी पसंद के मुझे 2 सूट दिलवा दिए थे। मैं शॉपिंग करके घर आ गई थी। मेरा पति घर से बाहर चला गया था। उन्होंने मुझे कहा कि तुम आराम करो, मैं अपने एक दोस्त से मिलकर आता हूं। मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया था। उन्होंने मुझसे बड़े प्यार से पूछा, कहाँ गई थी अपने पति के साथ? तो मैंने उन्हें बताया कि मैं राहुल के साथ शॉपिंग करने के लिए गई थी। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि बहू, तुम्हें पता है, राहुल के तो बड़े बड़े घरों से रिश्ते चल रहे थे, लेकिन उन्होंने तुम्हारी खातिर तुमसे ही शादी की। मेरे बेटे के पीछे तो बहुत सारी लड़कियां पागल थीं, क्योंकि वह देखने में है ही इतना स्मार्ट है। मगर मेरे बेटे ने तो तुमसे शादी करने के लिए ही जिद ठान ली थी।
अब तुमने मरने की धमकी दी तो मेरा बेटा डर गया था, इसीलिए मुझे अपने बेटे की मर्जी की खातिर अपना सर झुकाना पड़ गया। लेकिन तुम इस छोटे से हादसे को बहाना बनाकर अपने यह हसीन दिन खराब मत करो। अपने पति के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। मैं देख रही हूं कि तुम्हारा मूड अपने पति की तरफ से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वह तुमसे बहुत प्यार करता है। और देखो, तुम्हारा गुस्सा ठीक करने के लिए ही तो वह तुम्हें शॉपिंग पर भी लेकर गया था। मुझे अपनी सास की बात ठीक लगी थी। मैंने सोचा कि चलो, जो हुआ सो हुआ। मुझे अपने पति के साथ अपना बिहेवियर अच्छा रखना चाहिए। मुझे राहुल को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। ये ना हो कि वह मुझसे नाराज होकर कहीं और दिल लगा बैठे। उस बेचारे ने भी तो मुझसे शादी करने के लिए काफी सारे सैक्रिफाइस किए हैं। मैं अपनी सास की बात सुनकर अपने कमरे में आ गई थी और अपने पति के आने का इंतजार करने लगी थी। थोड़ी देर के बाद मेरे पति भी आ गए। मैं उनके सामने काफी शर्मिंदा हो रही थी। मैंने उन्हें कहा, राहुल, मैं शर्मिंदा हूं अपनी गलती पर। मैं भी अपना दिल साफ करने की कोशिश करती हूं, मगर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। मेरी बात सुनकर राहुल खुश हो गए थे। वो कहने लगे, हाँ बताओ। मैंने राहुल से कहा, तुम्हारी मम्मी ने मेरे साथ जैसा किया है, ऐसा अब कभी नहीं होना चाहिए। तुम मुझसे वादा करो, आइंदा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। राहुल ने सर हिला दिया था और कहने लगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसा कुछ नहीं हो जिसकी वजह से तुम्हें परेशान होना पड़े। अचानक ही उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा कि सोनी, तुम्हें पता है क्या, मेरी मम्मी थोड़ी जिद्दी और गुस्से वाली है। मुझे उनकी बातों के आगे हार माननी पड़ जाती है, लेकिन वह दिल की बुरी नहीं है, दिल की बहुत अच्छी है। तभी तो उन्होंने मेरी खुशी के लिए तुम्हारे साथ मेरी शादी करवा दी थी। हालांकि वह हमारी शादी के लिए राजी नहीं हो रही थी, पर सिर्फ अपने बेटे की खुशी के लिए वह तैयार हो गई थी। राहुल कहने लगे, मैं तुम्हें हर खुशी देने की कोशिश करूंगा। अपने पति की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैं अपने पति की कही हुई बातें सोच सोच कर खुश हो रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी मम्मी की बात जो मुझे बताई थी, वह मेरी समझ नहीं आई थी कि उनका इशारा अपनी मम्मी की किस बात पर जा रहा है। फिलहाल मैंने यह सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया था। मैं जानती थी कि वक्त के साथ साथ मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। अपने पति से काफी अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद मैं शाम के टाइम पर अपनी दोनों ननदों के कमरे में जाकर बैठ गई थी और उनके साथ में इधर उधर की बातें करने में बिजी हो गई थी। फिर मैं वापस अपने कमरे में लौट कर आई तो मैंने देखा कि मेरे नए कपड़े भी फिर से कटे हुए थे। इस बार तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। मैं तो समझ रही थी कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, मगर यह सिर्फ मेरा ख्याल ही था। शाम का टाइम हो रहा था। फिर से मेरी सास मेरे कमरे में आई और उन्होंने कहा कि इनमें से जल्दी से एक सूट पहन लो और तैयार हो जाओ, हमें चलना है। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरी सास ऐसा क्यों कर रही है। मैंने उनके कहने के मुताबिक उनसे कोई सवाल नहीं किया और खामोशी से उन कपड़ों को पहन लिया था। मेरी सास मुस्कुरा दी थी। फिर उन्होंने मेरी आंखों पर वह काले रंग की पट्टी बांध दी और मुझसे कहा कि जिस दिन भी तुमने इस पट्टी को खोलने की कोशिश की, तुम्हें मैं अपने बेटे से तलाक दिलवा दूंगी। तुम जानती हो ना कि मेरा बेटा मेरा कितना कहना मानता है। मैं अपनी सास की बात सुनकर शॉक्ड रह गई थी, इसलिए मैं खामोश ही रही थी। मेरी सास मुझे वह पट्टी बांधकर कमरे से बाहर ले गई और कहने लगी, अब मेरे साथ साथ चलो। मेरे पति उस टाइम घर में मौजूद नहीं थे। मेरी सास ने जल्दी मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी ननद को आवाज लगाई कि दरवाजा बंद कर लेना। मैं खामोश ही रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। हम दोनों सास बहू आज फिर से पैदल चल रहे थे। कल भी पैदल चल रहे थे, इसलिए आज मेरे पैरों में अभी से ही दर्द होना शुरू हो गया था। मैं अपनी सास के कहने के मुताबिक चल रही थी और अपने बहते हुए आंसुओं को साफ कर रही थी। अब मुझे एहसास होने लगा था कि मैंने राहुल से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। हालांकि मेरे पेरेंट्स मेरी शादी कहीं और करवा रहे थे। अब जबकि यह शादी मैंने अपनी जिद और अपनी मर्जी के मुताबिक की थी, इसलिए मुझे इस शादी को जैसे तैसे निभाना ही था। मुझे अपनी मम्मी की कही हुई बात याद आ गई थी, जो उन्होंने मेरी शादी के टाइम कहा था कि सोनी, तुम इस लड़के से शादी तो कर रही हो, और यह शादी हम तुम्हारी जिद की वजह से करवा रहे हैं, वरना जो रिश्ता हमने ठुकराया है वह लड़का बहुत ही अमीर और अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। तुम वहां पर बहुत खुश रहती, लेकिन यहां शादी करने की तुम्हारी अपनी मर्जी है, इसलिए तुम्हें अपनी लव मैरिज को बसाकर ही रखना होगा, क्योंकि 90% लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं बैठती हैं।
अपनी मम्मी की बात पर मैंने उनको जवाब दिया था कि राहुल मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं आपसे इस बात की शर्त लगा सकती हूँ कि मेरी शादी के बाद मेरी जिंदगी अरेंज मैरिज से भी अच्छी गुजरेगी। मेरे पेरेंट्स जब मेरी और राहुल की शादी के लिए मेरे सुसाइड वाले तरीके से मान गए, तब मुझे लगा कि बैठे बिठाए मेरे भाग खुल गए हैं। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे भाग खुलेंगे नहीं, बल्कि मेरी आने वाली जिंदगी इस तरह से खराब हो जाएगी। मुझे अब पछतावा होने लगा था कि मुझे अपने पेरेंट्स के कहने पर, जहां वह मेरी शादी कर रहे थे, वहीं पर कर लेनी चाहिए थी। लेकिन मेरे भाग्य में शायद यही सब होना लिखा हुआ था। हम फिर कल की तरह उसी जगह पर पहुंच चुके थे, जहां पर शोर ही शोर था और खूब गाड़ियों की आवाजें आ रही थीं। 2-3 घंटे इसी तरह से हमें इधर से उधर टहलते हुए हो गए थे। कहीं पर मेरी सास मुझे कहती कि बैठ जाओ, कहीं पर कहती कि उठकर खड़ी हो जाओ और कहती कि बोलना बिल्कुल भी मत। बस खामोशी से जैसा मैं कहती हूँ, वैसा ही करती रहो। 2-3 घंटे इसी तरह से गुजर जाने के बाद फिर हम अपने घर को आ गए थे। घर आते ही मेरे पति मेरे पैर दबाने लगे, मगर मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। राहुल शर्मिंदा होकर मुझसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने सोचा ना जाने यह कब तक मेरे साथ होता रहेगा। मैंने अपने पति से भी पूछा था कि तुम्हारी मम्मी मेरे साथ यह सब कुछ क्यों कर रही हैं? लेकिन वह तो हर बात पर खामोश ही रहते थे, इसलिए मैंने सोच लिया था कि मुझे सच्चाई का खुद ही पता लगाना होगा। सारी रात मैं प्लानिंग बनाती रही थी। सुबह फिर से मेरे पति ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर चलता हूँ। मैंने आज शॉपिंग करने के लिए अपने पति से इनकार कर दिया था। मैं अपनी सास से कहने लगी, माँ जी, शाम को किस टाइम पर मुझे आपके साथ जाना है? मेरी सास आज मेरी इस बात पर मुस्कुराने लगी थी और कहने लगी, शाम के 5 बजे तुम बिल्कुल तैयार रहना। मैं उनकी बात सुनकर खामोश हो गई थी। राहुल से बातचीत करना मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था, क्योंकि वह मुझे कुछ बताता ही नहीं था। और तो और, घर में 2-2 ननदें थीं, उन्हें भी किसी बात की कोई खबर नहीं थी, क्योंकि मेरी सास अपनी बेटियों पर बहुत ज्यादा रौब दिखाती थी और अपनी बेटियों को कमरे से ज्यादा बाहर नहीं निकलने देती थी। मैं अपने कमरे में चली गई थी। दोपहर के टाइम पर जब मेरे पति घर आए, तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो, अभी तुम्हारे पास टाइम है, मैं तुम्हें शॉपिंग कराने लेकर चलता हूँ। लेकिन मैं तो उनसे बात कर ही नहीं रही थी, इसलिए मैंने उनसे कह दिया कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना। धीरे धीरे शाम के 5 बज गए थे और मैं अपने उन्हीं फटे हुए कपड़ों में से एक सूट निकालकर पहन लिया। मैं तैयार होकर अपने कमरे से बाहर ही निकल रही थी कि मुझे अपने पति के बोलने की आवाज आई। वह अपनी माँ से कह रहे थे कि मम्मी, प्लीज आप सोनी के साथ ये सब कुछ मत करो। सोनी को आज अपने साथ मत लेकर जाओ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी सास ने रोज के मुताबिक मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। तभी अचानक मैंने अपनी सास से कहा कि रुकिए माँ जी, इन चप्पलों से मेरे पैर में बहुत दर्द होता है, मैं दूसरी चप्पल पहनकर आ जाती हूँ। मेरी सास ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना। मैं इस बंधी हुई पट्टी को अपने हाथ से खोलकर हाथ में पकड़कर अपने कमरे में आ गई थी। मैं जल्दी से कैंची निकाली और पट्टी के अंदर इस तरह से छेद किया ताकि कोई किसी को देख ना सके। मुझे सिर्फ यही फिक्र हो रही थी कि अगर यह सुराख मेरी सास ने देख लिए, तो मेरी सास मुझे मेरे पति से तलाक दिलवाकर घर से निकलवा देगी। मैंने जल्दी से अपना काम फिनिश किया। उसके बाद मैं दूसरे चप्पल पहनकर बाहर आ गई थी और अपनी सास के सामने ही अपनी आंखों पर इस पट्टी को बांध लिया था। उसके बाद हम फिर से पैदल चलने लग गए थे। मैंने वहीं फटे हुए कपड़े पहने हुए थे जो मैं हर रोज पहनकर अपनी सास के साथ जा रही थी। हम चलते ही चले जा रहे थे। मेरी सास भी खामोश ही मेरा हाथ पकड़कर चल रही थी। इसी तरह चलते चलते मेरी नज़र सड़क के एक कोने पर गई, जहां पर मेरी सास ने मुझे बैठा दिया। लेकिन वहां बैठने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरी सास के हाथ में एक बड़ा सा बोर्ड था और उस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था, यह तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। वह बोर्ड मेरी सास ने मेरे आगे रख दिया और तो और एक कटोरा भी मेरे पास रख दिया था। मैं 5 मिनट तक वहां ऐसी ही बैठी रही। उसके बाद लोग आ रहे थे और उस कटोरा के अंदर पैसे डालकर जा रहे थे। ये देखकर तो मैं हैरान रह गई थी। यहाँ पर काफी सारी पब्लिक मौजूद थी। मेरी सास इतनी ज्यादा चालाक थी कि उन्होंने कटोरे में पहले से ही कपड़ा बिछाया हुआ था, ताकि अगर कोई कटोरा के अंदर सिक्का डालकर जाए तो उसकी खनक की आवाज मुझे ना आ जाए और मैं पहचान ना सकूं कि मेरे पास कोई बर्तन रखा हुआ है।
और उसमें कुछ डाला गया है। सिक्के की आवाज कटोरे में न आने की वजह से उन्होंने एक सफेद रंग के रुमाल को कटोरा में बांध दिया था। लोग उसी में पैसे डालकर जा रहे थे। कुछ लोग सिक्के डाल रहे थे तो कुछ लोग नोट भी डाल रहे थे। इसी तरह से काफी सारे पैसे हो गए। मेरी सास ने मुझे उस जगह से उठाया और अपने सारे सामान को लिया। आधा घंटा इस जगह पर बैठने के बाद मेरी सास मुझे दूसरी जगह पर ले गई थी। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था। मेरी सास ने मुझे बैठने के लिए कहा। इसी तरह से काफी सारे लोग इस कटोरे में पैसे डालते चले जा रहे थे। इसका मतलब ये था कि मेरी सास मुझे भिखारन बना दिया था। मैं अब समझी कि मुझे अभी तक क्यों पता नहीं चल सका कि मुझे कहाँ ले जाया जाता है। इसी तरह से लगभग 2-3 घंटे बीत गए थे। मेरी सास के पास काफी सारे पैसे इकट्ठे हो गए थे। मेरी सास मुझे लेकर घर आ गई थी। घर आ जाने के बाद मैंने सोच लिया था कि मैं यह सब कुछ और बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसीलिए घर के अंदर दाखिल होते ही मैंने अपनी आंखों से पट्टी हटा दी। घर में मेरा पति भी मौजूद था। मेरी सास ने जैसे ही मेरी ई हरकत को देखा तो उनको गुस्सा आ गया था। उन्होंने कहा कि तुम्हें इतनी जल्दी पट्टी हटाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है कि तुम्हारी आंखों से पट्टी सिर्फ मैं ही हटा सकती हूँ? मैंने अपनी सास से कहा, तो फिर आज आपने कितने पैसों की कमाई कर ली है? मेरी सास मेरी बात सुनकर हैरान रह गई थी। हम दोनों की बातचीत सुनकर मेरा पति भी आंगन में ही आ गया था। उसने हम दोनों को देखा तो वह शॉक्ड हो गया था। मैंने अपने पति से कहा, तो तुम मुझसे इतने दिनों से यह राज छुपा रहे हो कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारी पत्नी से सड़कों पर भीख मंगवा रही हैं। आज मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं कि मेरे साथ क्या होता है और मेरे कपड़ों को क्यों काटा और फाड़ा जाता है। मेरी सास कहने लगी, खामोश हो जाओ, अब इससे आगे एक लफ्ज भी मत बोलना। मैंने अपनी सास से कहा, आज भी आप मुझे यही धमकी देंगी कि अगर मैंने आपकी बात नहीं मानी तो आप मुझे मेरे पति से तलाक दिलवाकर घर से बाहर निकलवा दोगी। मैंने कहा, आज मैं सारी सच्चाई जानकर ही रहूंगी और अगर आपने मुझे कुछ नहीं बताया तो मैं खुद इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। वैसे भी मैं भिखारन वाली जिंदगी नहीं जी सकती। मेरे माता पिता भले ही करीब हैं, लेकिन कभी उन्होंने मुझसे ऐसा कोई काम नहीं करवाया जैसा फायदा आप लोग मेरा उठा रहे हो। मेरा पति मेरी बात सुनकर घबरा गया था और उसने कहा कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना सोनी, मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूं। मैंने कहा, हाँ, आज मुझे सब कुछ बता दो, वरना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे पति ने मुझे बताया कि मेरी मम्मी ने मेरे लिए पहले ही अपनी सहेली की बेटी से रिश्ता फिक्स कर दिया था। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता था, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था। जब मेरी मम्मी को तुम्हारे बारे में पता चला तो उन्होंने मुझसे साफ इनकार कर दिया कि वह तुम्हारी शादी कभी भी मुझसे नहीं होने देंगी, और उधर तुमने मुझे सुसाइड करने की धमकी दी थी। मैंने अपनी मम्मी को मनाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं मान रही थी, पर तुमने सुसाइड करने की कोशिश कर ली थी। मैंने अपनी मम्मी को तुम्हारी जान का वास्ता देकर उनको मजबूर कर दिया था। तब जाकर वह हमारी शादी के लिए मानी थी, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा कि मैं एक शर्त पर तुम्हारी शादी इस लड़की के साथ करूंगी। मेरी मम्मी को पता चल गया था कि तुम एक गरीब परिवार से हो, और जब तुम हमारे घर आओगी तो तुम ना तो दहेज में ज्यादा कुछ लेकर आओगी और ना ही तुम्हारे माता पिता हमारी शादी धूमधाम से करेंगे। मेरी मम्मी की सहेली तो बहुत अमीर थी। वह लोग दहेज में मुझे कार, एक बंगला और बिजनेस करने के लिए 50 लाख रुपए दे रहे थे। मेरी मम्मी इसलिए चाहती थी कि मेरी शादी इसी लड़की के साथ हो जाए, क्योंकि मेरे कंधों पर अपनी 2-2 बहनों की शादियों का बोझ भी है। मैं नौकरी करके इतना नहीं कमाता हूं कि सारा खर्च पूरा कर सकूं। मेरी मम्मी ने मेरे सामने शर्त रखी थी कि शादी के बाद वो तुम्हारे साथ इस तरह से बिहेव करेंगी और इस तरह से तुमसे भीख मंगवाकर पैसे इकट्ठा करेंगी। तभी तो उन्होंने इस बोर्ड पर यह बात लिखी हुई है कि मैं गूंगी हूं और अंधी हूं। आप लोग मेरी मदद करो। लोग इस बोर्ड को पढ़ने के बाद तुम्हें अंधी, गूंगी और गरीब लड़की समझकर पैसे देकर चले जाते हैं। मेरी मम्मी तो अपने चेहरे को छुपा लेती हैं ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके, लेकिन तुम्हें अपना टारगेट बना देती है। मेरी सास खड़ी हुई खामोशी से हमारी बातें सुन रही थी। मैं अपनी सास के करीब गई और उनसे कहने लगी, मैंने आपको हमेशा अपनी माँ की तरह समझा है। मुझे नहीं पता था कि एक माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकती है। मैंने कहा, अगर आपको मैं पसंद नहीं थी तो आप मुझे बता देती। आपको मेरे साथ ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? राहुल ने कहा। मैंने मम्मी से कई बार मना करने की कोशिश की थी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं।
मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता था, लेकिन मम्मी की शर्त यही थी कि वह तुम्हें इस घर में तभी टिकने देंगी कि जब तुम इस तरह का काम करोगी। इसी तरह से तो हमारे पास काफ़ी पैसे इकट्ठे हो जाते। मैं तुमसे शादी के लिए इसलिए मना कर रहा था क्योंकि मैं मामूली सी सैलरी लाता हूँ, शायद उसमें तुम्हारे सपने पूरे नहीं कर सकता। लेकिन तुम मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही थी और ना ही मान रही थी। तुमने तो मुझे मजबूर कर दिया था खुद से शादी करने पर। इधर मेरी मम्मी ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं तुम दोनों के बीच मजबूर होकर रह गया था। मैं करता भी तो क्या करता। एक तरफ मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता था, दूसरी तरफ अपनी माँ को भी नहीं छोड़ सकता था, और उनकी बात को भी मेरे लिए मनाना बहुत जरूरी था। मैंने राहुल से कहा, राहुल, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि एक मर्द अपनी माँ और पत्नी के हाथों से जब मजबूर हो जाता है तो उसे अपनी जिंदगी बुरी लगने लगती है। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ। मैंने अपनी सास से कहा, आप चाहती थी ना कि मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊं और आपके घर वही अमीर लड़की आ जाए जो बहुत सारा दहेज लेकर आए, आपके बेटे के लिए पैसे लेकर आए। तो फिर ठीक है, आप अपने बेटे की शादी अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकती हो। मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूं, लेकिन याद रखना, जैसा आपने मेरे साथ किया है, ऐसा ही एक दिन आपकी बेटियों के साथ भी जरूर होगा। क्योंकि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। जिसने जो इस दुनिया में किया है, उसको उसके किए की सजा दुनिया में मिलकर ही रहती है। मैं ये कहते हुए आगे बढ़ गई थी। मेरी सास को शायद एहसास हुआ था कि उनके भी दो दो बेटियां हैं। अगर उनकी बेटी के साथ कोई ऐसा करेगा तो उनको कितनी तकलीफ होगी। मेरी सास ने जब देखा कि मैं सामान पैक करके अपने दरवाजे तक आ गई हूं, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, बहू, मुझे माफ कर दो। मुझे एहसास हो गया है कि किसी को इतना मजबूर नहीं करना चाहिए कि वह गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाए। तुमने आज जो मुझसे मेरी बेटियों को लेकर इतनी बड़ी बात कही है, उसके लिए शायद मैंने ही तुम्हें मजबूर कर दिया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं अपनी गलती पर। तुम मुझे माफ कर दो। मुझे सिर्फ इस घर के खर्चे की और अपनी बेटियों की शादी की परवाह है। मेरा बेटा इतनी कम इनकम में ये सब कुछ कैसे करेगा? मैंने अपनी सास से कहा, आप परेशान मत होइए। आपकी बेटियों की शादी धूमधाम से होगी। मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं नौकरी करूंगी, और तो और राहुल भी नौकरी करते हैं। हम दोनों मेहनत से इस घर को चलाएंगे, आपकी दोनों बेटियों की शादी करेंगे और अपनी जिंदगी अच्छे से जिएंगे। मेरी सास मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुई थी। मैं उनको कोई भी बात कहकर परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उनको आसानी से माफ कर दिया, क्योंकि वह भी एक माँ थी। उन्हें अपनी बेटियों की फिक्र हो रही थी। मैंने अपनी सास से जो कहा था वो करके दिखाया था। अब राहुल और मैं मिलकर ऑफिस में काम करते हैं। अपनी मेहनत की कमाई से मैंने अपने दोनों नंदों की शादी कर दी है। मेरी सास मेरी इस मेहनत और लगन से बहुत खुश हुई, और अब तो वो मुझे अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी मानती है। उन्होंने जो मेरे साथ किया था उसके लिए वह बहुत शर्मिंदा होती है। अब मेरी जिंदगी मेरे पति और मेरी सास के साथ बहुत अच्छी गुजर रही है। और तो और भगवान ने मुझे एक बेटी भी दे दी है, जिसके साथ हमेशा मेरी सास खेलती रहती है और मुझे मेरी बेटी को बहुत प्यार करती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिल